वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं इस चैनल पर त्रिपुरा का जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है स्पेशली फॉर लैब टेक्नीशियन और अदर है जो हमारे पैरामेडिकल एग्ज़ाम है उनके बारे में। बट आज का जो हम पेपर यहाँ पे लगाने वाले हैं ये है आपका त्रिपुरा के लिए पेपर। जो भी लोग यहाँ पे अपकमिंग समय में तैयारी करने वाले हैं क्वेश्चन उनके लिए तो हेल्पफुल रहेंगे ही। जो भी लोग अदर पैरामेडिकल कैटेगरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये पेपर है जो हेल्पफुल रहेगा। अपकमिंग समय में त्रिपुरा का है जो सिलेबस आपको ऑलरेडी आ चुका है। तो इस बार आपको क्वेश्चन आने हैं 50 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें आपकी 1/4 है जो नेगेटिव मार्किंग भी है। पर क्वेश्चन आपको 2 नंबर रहेंगे, जिसमें से आपको 37 आपके लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम के क्वेश्चन आएंगे जो आपने सब्जेक्ट है जो सिलेबस है जो पढ़ा हुआ है एज़ पर दैट। जो भी लोग यहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बहुत ही केयरफुल तरीके से तैयारी कीजिए। आपका सिलेबस अपडेटेड सिलेबस आ गया है। अभी तक 85 क्वेश्चन आते थे त्रिपुरा के हर एक एग्ज़ाम में हेल्थ डिपार्टमेंट के, चाहे वो नर्सिंग का हो, लैब टेक्नीशियन का हो, रेडियोलॉजिस्ट का हो, कोई सा भी हो। बट इस बार आपको 85 क्वेश्चन आने हैं तो उसकी तर्ज पे आपको अपनी तैयारी करनी होगी। जो पहला क्वेश्चन था वो है आपको ये है, वेरियस पैरामीटर्स कैन बी कैलकुलेटेड टू असेस बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म इन डिफरेंट क्लिनिकल सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स क्या किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं। किसके लिए? बायोकेमिकल टेस्ट के लिए। बायोकेमिकल टेस्ट में आपके जो बहुत सारे पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे। तो यहाँ पर इन स्क्रीनिंग हाउ इज़ द डायग्नोस्टिक स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट डिफाइंड। तो कोई सा भी टेस्ट किया जाता है, लेट्स से कि आपका ब्लड टेस्ट या ब्लड कल्चर किया जा रहा है, तो उससे क्या पता करेंगे आप? ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट, ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ दोज विथ कंडीशन, या फिर ऑल करेक्ट रिजल्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्टडी, या फिर ऑल हेल्दी इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर अनअफेक्टेड। तो यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन निकल के आएगा वो किस तरीके से आपका आएगा? कैलकुलेशन निकल के आएगा कि बहुत सारे पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे बायोकेमिकल टेस्ट में। तो यहाँ पर यदि स्क्रीनिंग की जाती है तो जो डायग्नोस्टिक स्पेसिफिक है टेस्ट का वो कैसे आप पता करेंगे? तो वो होगा आपका ऑल हेल्दी इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अनअफेक्टेड। यहाँ पर क्या है, ऑल हेल्दी इंडिविजुअल है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो टोटल नंबर है अनअफेक्टेड उनको उनसे डिवाइड कर दिया जाएगा, जिससे किसी भी टेस्ट की डायग्नोस्टिक स्पेसिफिक है उस टेस्ट का है जो निकल के आपका आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पेपर है तो ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, चाहे इसको लैब टेक्नीशियन वाले देख रहे हों या अदर कैटेगरी वाले लोग देख रहे हों। A 3-year-old boy was investigated for short stature। 3 साल का बच्चा है, हाइट कम है, शॉर्ट स्टेचर है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो रिजल्ट में क्या आया है? सोडियम 137 mmol पर लीटर, पोटेशियम 4.5 mmol पर लीटर, क्रिएटिनिन की वैल्यू आई है 28 umol पर लीटर, मतलब 23 से 37 के बीच में है। एडजस्टेड कैल्शियम है 2.25 mmol पर लीटर, एल्ब्यूमिन 38 ग्राम पर लीटर, ALP की वैल्यू 19 है, फॉस्फेट की 1.0 है। और यहाँ पे जो आपकी TSH की वैल्यू है 2.7 निकल के आई है। क्या है? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ पर 25 OH विटामिन डी 35 है, जिंक 3.2 μmol पर लीटर है। What is the most likely cause of the low ALP? मतलब यहाँ पर सभी चीज़ों की वैल्यू बताई गई है कि इस बच्चे में 3 साल के बच्चे का क्या है, शॉर्ट स्टेचर बच्चा है, सभी वैल्यू बताई गई हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो ALP की वैल्यू है जो नॉर्मल वैल्यू होती है 60 से 425 होनी चाहिए। क्या है? 60 से 425 है जो होनी चाहिए, वो यहाँ पर कितनी है? 19 आई है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज की जो वैल्यू है 19 आई है। जब वैल्यू 19 आई है तो क्या हो सकता है बच्चे को? EDTA कंटामिनेशन, हाइपोफॉस्फेटेमिया, मैग्नीशियम की कमी या फिर जिंक की कमी, क्या है जो देखने को मिल सकता है इस बच्चे में? तो इसमें देखने को क्या मिलेगा?
हाइपोफॉस्फेटेसिया। रीज़न यहाँ पर ALP का मतलब यहाँ पे क्या है, ALP का मतलब है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होगी 60 से 425, लेकिन यहाँ पे तो 19 ही निकल के आई है। जो एल्कलाइन फॉस्फेट की वैल्यू है यहाँ पर 60 से 425 है, जो पर एक रेंज होनी चाहिए इसकी, लेकिन इस रेंज में ना हो के स्पेशली इस बच्चे में, क्योंकि बच्चे में इसका कंपेयर टू एडल्ट के लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ तो कम है क्योंकि बच्चे की हाइट क्या है, कम है, तो यहाँ पर फॉस्फेट की कमी है जो देखने को मिलेगी। क्लियर। फिर है क्वेश्चन, यंग बॉय वॉज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। A urine sample was sent for analysis and found to contain keratin sulfate. Which type of mucopolysaccharides he most likely to have? यदि बच्चे को क्या है, यदि बच्चे के लिए क्या हो गया है, बच्चे को आपके डॉक्टर को लग रहा है कि बच्चे को हुआ है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, तो यहाँ पर आपके बच्चे में यदि ये होता है तो क्या देखने को मिलेगा आपको, मतलब ये कौन से चेन, एक जो टाइप है यहाँ पर तो किस टाइप का हुआ है, टाइप 1, 2, 3 या फिर 4 का। तो यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल्स की एक लंबी चेन बन जाती है जिसको कहा जाता है ग्लूकोज अमीनोग्लाइकेंस, GAG। ग्लूकोज अमीनोग्लाइकेंस की एक चेन बन जाती है जिसको कहा जाता है GAGS, गैस के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर जनरली ये जब चेन बनी है तब तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब एक कंडीशन डेवलप होती है तो यहाँ पर किस तरीके का ये होगा, 1, 2, 3 या फिर 4, तो यहाँ पर ये हुआ है 4th नंबर का। कैसा, 4th नंबर का। फिर है हमारा क्वेश्चन है, और इसमें मैं बता दूँ जितने भी क्वेश्चन हैं इस लैब टेक्नीशियन के पेपर में वो सभी क्वेश्चन आपके एज पर बायोकेमिकल वैल्यू के हैं, जो सीरम टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, उसी के बेस पर हैं। तो आपको यदि यहाँ पे नर्सिंग वाले भी इस पेपर को देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको भी बेसिक थिंग्स पता होनी चाहिए, तो वो लोग भी देख सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ द फीकल ऑस्मोटिक गैप में बी हेल्पफुल इन डिफ्रेंशिएटिंग सीक्रेटरी फ्रॉम ऑस्मोटिक डायरिया। द फॉलोइंग रिजल्ट वे आर ऑब्टेन्ड ऑन अ फीकल सैंपल। तो यहाँ पर फीकल ऑस्मोटिक गैप को चेक करने के लिए फीकल सैंपल लिया गया है कि ये सीक्रेटरी डायरिया है या फिर ऑस्मोटिक डायरिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सैंपल लिया है तो उसमें क्या चीज़ें देखने को मिली, ऑस्मोलारिटी है 280 MOSM पर kg, फीकल सोडियम 20 mmol पर लीटर, फीकल पोटेशियम 65। व्हाट इज़ द फीकल ऑस्मोटिक गैप। तो यहाँ पर आपको फीकल ऑस्मोटिक गैप निकालने के लिए पूछा गया है कि जो सीक्रेटरी डायरिया को ऑस्मोटिक डायरिया से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो जो यहाँ पे क्या निकल के आया है आपका, ऑस्मोटिक गैप निकल के आया है, वो कितना होगा। तो फीकल ऑस्मोटिक गैप कैलकुलेट करने का एक है जो फॉर्मूला होता है, क्या होगा, स्टूल ऑस्मोलैरिटी, ये हो गई स्टूल की जो ऑस्मोलैरिटी, ये हो गई आपकी -2 इंटू स्टूल में सोडियम और पोटेशियम का लेवल कितना है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर होता है ऑस्मोलैरिटी ऑफ स्टूल जो कि कितनी है 280 है, -2 इंटू स्टूल का जो सोडियम है वो प्लस पोटेशियम है। तो यहाँ पर सोडियम वैल्यू है, पोटेशियम वैल्यू है, इन दोनों को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो कितनी हो जाएगी आपकी 85 हो गई, कितनी हो गई, ये आपकी 85 हो गई। अब आपको इसमें 2 से गुणा कर देना है। तो आप यदि यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपकी निकल के कितनी आएगी, स्टूल ऑस्मोलैरिटी का फॉर्मूला है, स्टूल ऑस्मोलैरिटी का जो गैप आपको निकालना है SO -2 इंटू सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम इक्वल टू फीकल ऑस्मोटिक गैप। तो जो यहाँ पे गैप निकल के आएगा आपका वो होगा 110 MOSM पर kg। यहाँ पे आपको ये निकालना है, जो सीख लेना है। फिर है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम सोडियम। तो सीरम सोडियम का नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, 135 से 145, 125 से 135, 145 से 155, 128 से 138।
कितनी हो सकती है सीरम सोडियम वैल्यू, तो वो होगी हमारी 135 से 145 MEQ/लीटर तक। फिर है यूरिया क्लियरेंस इज द, तो यूरिया क्लियरेंस क्या है, अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड पर मिनट, अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ यूरिन, या फिर वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्लियर्ड ऑफ यूरिया इन 1 मिनट, या फिर अमाउंट ऑफ यूरिया फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुला इन 1 मिनट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्लियर्ड ऑफ यूरिया इन 1 मिनट। क्या है कि जो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू पूछी है किसकी है, आपका पूछा है अमाउंट ऑफ यूरिया है, जो यहाँ पर यूरिया क्लियरेंस क्या है, तो यूरिया क्लियरेंस का मतलब क्या होगा कि यूरिया है जो क्लियर कर रही है किसको, वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्लियर्ड ऑफ यूरिया इन 1 मिनट, वो क्या है आपकी यूरिया क्लियरेंस वैल्यू। फिर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OGTT, OGTT का फुल फॉर्म पूछ लिया है, ओरल ग्लूकोज टर्न अराउंड टाइम, ओरल ग्लाइसिन टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, या फिर अमाउंट ऑफ यूरिया फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुला इन 1 मिनट। तो यहाँ पर आपका जो OGTT है ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, क्या है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, जो यहाँ पे आपको पहले ग्लूकोज खिलाया जाएगा, उसके 30 मिनट के बाद आपका ब्लड टेस्ट है जो किया जाएगा। तो ये क्या है, OGTT। नेक्स्ट वन, a 25-year-old woman attended the A&D department complaining of a sudden onset severe headache. 12 hours after the onset, a lumbar puncture was performed and the CSF sent for xanthochromia testing. The scan showed a single peak. At what wavelength would you expect a bilirubin peak to appear? तो यहाँ पर ड्यूरेशन पूछा है वो कितना होगा, तो यहाँ पे पूछा है कि जो वेवलेंथ है बिलिरुबिन पीक की वो लगभग कितनी हो सकती है, 403 to 410 nm, 410 to 418, या फिर 450 to 460, या फिर 510 to 518 nm। तो यदि आप है जो हेडेक की कंप्लेन करते हुए गए, आपका लंबर पंचर हुआ, CSF है जो आपका टेस्ट के लिए भेजा गया, तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है आएगी आपकी बिलिरुबिन की वेवलेंथ, वो पीक है जो कितने पे होगा, तो वो होगा आपका 450 से 460 nm तक। नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम पोटेशियम तो हमने अभी पढ़ा था सोडियम का, अब यहाँ पे पूछा गया है पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो होती है 3.5 to 5.5 MEQ/लीटर। इससे ज़्यादा हो तो दिक्कत, कम हो तो दिक्कत। तो सीरम पोटेशियम की जो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 3.5 से 5.5 MEQ/लीटर तक। नेक्स्ट वन है, a junior doctor telephones for advice. He needs to take various sample from his patient and wants to know the most appropriate order in which to draw the sample. The following tests have been requested: full blood count, renal profile, plasma glucose, clotting study, blood culture. Which sample should he take third? यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक जूनियर डॉक्टर है, उसको क्या करना है, अपने मरीज के ब्लड सैंपल करवाने हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि उसको इतने ब्लड टेस्ट चाहिए, इसमें आपका CBC है, ब्लड काउंट जिसको कहेंगे, रीनल प्रोफाइल है मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट RFT होगा, ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज है, क्लॉटिंग स्टडी हो, ब्लड कल्चर करवाना है। तो यहाँ पे 3rd नंबर पर वो कौन सा कराएगा, क्लॉटिंग स्टडी, फुल ब्लड काउंट, प्लाज्मा ग्लूकोज या रीनल प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपका है जो 3rd नंबर की रेंज है जो यहाँ पे उसकी क्या होगी, तो वो होगी आपका रीनल प्रोफाइल। क्या होगा, रीनल प्रोफाइल। यहाँ पर रीनल प्रोफाइल क्यों, CBC आपका फर्स्ट होगा, क्या है, CBC फर्स्ट होगा, क्लॉटिंग होगा, ब्लड कल्चर होगा, रीनल प्रोफाइल है जो आपका 3rd नंबर पे होगा। द नॉर्मल लेवल ऑफ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, तो नॉर्मल लेवल कितनी वैल्यू होगी ब्लड जो फास्टिंग ग्लूकोज की, यदि आपका जो एक होता है रैंडम मतलब एक खा पी के जाओ कराने, एक फास्टिंग में, तो फास्टिंग रेंज कितनी होगी, 7 to 100, 60 to 110, 80 to 120, 80 to 140। तो यहाँ पर फास्टिंग की रेंज होती है 70 से 100 mg/dl तक। कितना, 70 से 100 mg/dl तक की। फिर है हमारा क्वेश्चन, a 28-year-old woman with no previous history of thyroid disease is seen in the endocrine clinic. Her thyroid function tests are shown. तो यहाँ पर देखिए उसकी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं रही है, 28 साल की महिला की थायराइड को लेके, लेकिन वो एंडोक्राइन क्लिनिक पे जाती है। एंडोक्राइन क्लिनिक का मतलब होगा जहाँ पर हार्मोनल है जो चेकअप वगैरह होंगे। तो उसने थायराइड फंक्शन टेस्ट कराया, तो जिसमें TSH वैल्यू आई लेस देन 0.1 m
U/L, FT4 46.3, FT3 21.6 pmol per liter, थायरोग्लोबुलिन लेस देन 0.1 Ng/ml जो कि 3.3277 तक होता है। थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी आई हैं बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे इसका डायग्नोस निकल के क्या आएगा? ऑप्शन में है ग्रेव्स डिसीज, हसीमाटो थायरॉइडाइटिस, मल्टीनोडुलर ग्वाइटर, थायरोटॉक्सिकोसिस फेस्टिनियल। क्या निकल के आएगा? देखिए यहाँ पे जो रेंज होती हैं एस पर, जब आपको इसकी नॉर्मल रेंज पता होंगी किसकी, थायराइड फंक्शन टेस्ट की जो नॉर्मल रेंज होंगी तभी आप बता पाएंगे। तो यहाँ पर लेट से TSH की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 0.4 से लेके 4 तक। क्लियर? ध्यान से देख लीजिए, 0 से 4 तक होगी। अब यदि T4 की हम बात करें तो T4 की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कितनी है? बहुत ज़्यादा है। T4 जनरली 0.8 से लेके है जो होता है 1.8 तक। T3 होता है हमारा 2.3 से 4.1 pg/ml तक। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो वैल्यू दी गई है आपको क्या है, ये जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है T3, T4, TSH इन सब की, जिसमें TSH की बहुत कम है, 0.4 से भी कम है, बाकी T4, T3 बहुत ज़्यादा है। थायरोग्लोबुलिन की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन निकल के आती है वो होती है थायरोटॉक्सिकोसिस। क्या है? थायरोटॉक्सिकोसिस यहाँ पे डेवलप हो रहा है। क्लियर है? देखिए कि 28 साल का जो ओल्ड मैन है प्रेजेंटेड टू द गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी क्लिनिक विथ अ 3-month हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस एंड माइल्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ऑन कोलोनोस्कोपी ही वॉज फाउंड टू हैव मेलानोसिस कोलाई। इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी, सीरम सोडियम 144 आता है पर लीटर यूरिन में, यूरिन पोटेशियम 2.6, क्रिएटिनिन 96, फेरेटिन 9 μg पर लीटर, यूरिन पोटेशियम 12 mmol पर लीटर। तो यहाँ पर हाइपोकैलेमिया के लिए व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द हाइपोकैलेमिया? यहाँ पे क्या होगा? हाइपोकैलेमिया बताया गया है। तो यहाँ पर आपका जो क्या निकल के आएगा, अभी हमने सोडियम की वैल्यू, पोटेशियम की वैल्यू पढ़ी है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा कि यदि मरीज़ 28 साल का है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी क्लिनिक पर गया है, अपनी गैस्ट्रिक की समस्याओं को लेकर कोलोनोस्कोपी हुई है, उसको माइल्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी है। अब यहाँ पर मेलानोकोसिस कोलाई के कारण यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई है कोल्पोस्कोपी में देखने को मिली है। तो यहाँ पे हाइपोकैलेमिया होने का रीज़न है जो क्या हो सकता है, वो होगा लैक्सेटिव एब्यूज़। क्या होगा यहाँ पे? लैक्सेटिव एब्यूज़ के कारण ये सारी प्रॉब्लम है जो आपको हुई हैं। लैक्सेटिव एब्यूज़ का मतलब पेट साफ़ करने वाली दवाइयाँ, जिनको डल्कोफ्लेक्स खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है उनको ये सब समस्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपका डॉक्टर क्या कहेगा कि आपको लैक्सेटिव एब्यूज़ के कारण आपकी इस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं। फिर है 2-month-old बेबी वॉज फाउंड टू हैव एम्बीजियस जेनाइटेलिया विच analyte is likely to be most useful in assessing for the presence of testicular tissue। तो यहाँ पर कुछ टेस्ट लिखे गए हैं, हार्मोनल टेस्ट हैं। तो यहाँ पर MBGS 2 महीने का बच्चा है, उसको पता, उसका जो चेकअप वगैरह होता है तो उसमें पता चलता है कि MBGS जेनाइटेलिया है यहाँ पर बच्चे के लिए। तो किस टेस्ट से पता चलेगा? AMH से, FSH, HCG या फिर इनिविन बी। तो MBGS जो जेनाइटेलिया एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, बच्चे के जो चाहे मेल हो या फीमेल हो उसके एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट्स है जो अपीयर नहीं होते हैं। ये हो सकता है हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण। लाइक फीमेल में लेबिया देखने को नहीं मिलेगा, स्क्रोटम मेल में देखने को नहीं मिलेगा। जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है वो क्या रहेंगे, एक तरीके से विजिबल नहीं होंगे। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट है जो यहाँ पे करवाया जाएगा कि टेस्टिकुलर टिश्यू हैं जो अंदर ही हैं या बने ही नहीं हैं, किससे फाइंड आउट होगा? तो ये होगा AMH टेस्ट से। किससे? AMH टेस्ट से। अब AMH टेस्ट है क्या? तो AMH टेस्ट का मतलब होगा हमारा मेजर द लेवल ऑफ एंटी मलेरियन हार्मोन। मैंने आपको मलेरियन डक्ट पढ़ाई थी,
जो डिफ्रेंशिएट करती है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ में, आफ्टर जैसे जैसे टर्म प्रेगनेंसी होते जाती है ये क्या होती है, फ्यूज़ होती है। तो यहाँ पर AMH टेस्ट किया जाएगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन है जो टेस्ट है जो किया जाएगा कि महिला की जो ओवरी में हार्मोन है या नहीं। तो यहाँ पर 2 महीने का बच्चा है यदि, तो उस बच्चे में टेस्ट किया जाएगा। पहले ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी माओ में टेस्ट हो सकता था, बट अब 2 महीने का बच्चा आया है क्लिनिक पर, तो एम्बिजियस जेनाइटेलिया को लेकर, मतलब जो एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट्स हैं वो प्रॉपर विजुअल नहीं, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि मेल है या फीमेल है, तो उसमें जो यहाँ पर मुलेरियन हार्मोन है, एंटी मुलेरियन हार्मोन है, उनको यहाँ पे चेक किया जाएगा। आंसर होगा आपका ए। Friedwald formula is used to calculate serum LDL cholesterol concentration. The formula is not valid if the serum fasting triglyceride concentration is raised. What is the concentration of serum triglycerides above which the formula is considered invalid? क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। यहाँ पे कहा गया है कि जो फ्राइडवर्ल्ड फार्मूला का यूज़ किया जाएगा सीरम LDL कोलेस्ट्रॉल का, LDL और कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए, जो लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन है और कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन के लिए। फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा यदि ट्राइग्लिसराइड कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा जब फॉर्मूला वैलिड है, जो कंसीडर नहीं होगा। क्वेश्चन में आपको ये पूछा है 1.7 mmO पर लीटर, 2.0, 4.5। तो यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल यदि 4.5, कितना 4.5 से ज़्यादा जाता है, मतलब जो फॉर्मूला यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। नेक्स्ट वन, a 30-year-old obese male was found elevated ALT and ALP. Fatty liver was noted in ultrasound. After weight loss, ALT decreased but the ALP persisted. Isoenzyme analysis revealed the presence of intestinal ALP. Which ABO blood type is this patient most likely to have? क्वेश्चन में क्या कहा है, मरीज को 30 साल का है, मरीज मोटापा है, मेल क्लाइंट है, ALT ALP दोनों बड़े हैं, फैटी लीवर भी है जो अल्ट्रासाउंड में पता चला है। वेट लॉस अब उसने अपना कर लिया, तो ALT तो घट गया लेकिन ALP बढ़ा हुआ है, ज्यों का त्यों है। अब यहाँ पर जो ALP फाइंड आउट किया कि इंटेस्टाइनल ALP है जो लेवल है इसलिए बढ़ा। तो अब यहाँ पे यदि ALP ALT को लेके पता कैसे करेंगे कि ब्लड ग्रुप आपके मरीज का कौन सा है, A और B है, A और AB, A और O है या फिर B और O है, कौन सा ब्लड ग्रुप आपके मरीज का हो सकता है। यदि उसमें इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं तब तो होगा या तो B हो सकता है या फिर O हो सकता है। क्या होगा, O होगा या फिर B होगा।